तो आप क्या कह रहे हो, NaCl? हाँ, तो NaCl के लिए अब आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो उसमें, बोलो। रेडियस। नहीं, पॉइंट इज कि रेडियस हमेशा किसी एलिमेंट की कैलकुलेट होती है ना, यू कैन नॉट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। तो सोडियम और Cl की तो अलग अलग कैलकुलेट होगी। तो नाउ यू टॉक अबाउट सोडियम और यू टॉक अबाउट Cl इंडिविजुअली। वी कैन नॉट टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नथिंग ना, राइट? तो सोडियम की वी वांट टू कैलकुलेट द रेडियस, दिस विल बी ऑब्वियसली क्रिस्टल रेडियस, इट इज अ मेटालिक क्रिस्टल, एंड दिस विल बी इंडिपेंडेंटली कोवेलेंट रेडियस। I would like to go for that kind of structure जिसके अंदर यहाँ पे सोडियम का सॉलिड क्रिस्टल होगा और यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल होगा, A2 टाइप। मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट तो वहीं से मुझे मिलने वाला है ना, तो यहाँ से वो तो Na+ के लिए, दैट इज नॉट सोडियम, वो Na+ की है, राइट? दैट इज आयनिक रेडियस। एग्री विद दिस? और कोई डाउट किसी? कोई डाउट नहीं है? सर आपने लास्ट टाइम यू गिव अस 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन दिए थे, कौन से थे भाई? We have to compare the radius of sodium, neon and fluorine. So you were asking which radius would be considered for सोडियम, नियॉन एंड फ्लोरीन, chlorine. Na, नियॉन एंड Cl, और इसमें यू नीड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रेडियस, ये फाइंड आउट करना है। हाँ, तो अब अगर ऑर्डर ऑफ रेडियस इफ यू वांट टू फाइंड आउट, देन सोडियम के अंदर वही क्रिस्टल रेडियस लेंगे हम लोग, देन नियॉन के अंदर वी विल टेक वैन डर वाल्स, और Cl के अंदर वी विल टेक कोवेलेंट। कोवेलेंट में भी कौन सा वाला, होमोन्यूक्लियर। फाइन, तो कंपेयर कर देंगे, परफेक्ट। और कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलते जाइए, इतना टाइम नहीं है यार। So and you had asked another question. हाँ So you had asked another question. हाँ, अनदर क्वेश्चन कौन सा था, बोलिए। And the homonuclear molecule, हाँ the 2 atoms are represented as बोलते हैं, ये सुन रहा हूँ each मैं। other, हाँ and in the heteronuclear one they are intersecting. हाँ So you had asked me, does the intersection mean that the bond in AB type molecule is stronger than the bond in AA type molecule? तो आप लोग सॉल्व भी तो करके लाए होगे ना इनको, नहीं सॉल्व किया? सॉल्व किया होगा ना? सोचा था, तो क्या सोचा था? नहीं, मुझे AB का ज्यादा लगा। तुम्हें AB का ज्यादा लगा, इंट्यूशनली नहीं, लॉजिकली। So in AB, so you're told that the overlapping represents that difference in extra electrostatic force because of difference in And that causes electronegativity. polarity. देखो बेसिकली क्या होता है, वो सब ठीक है, द पॉइंट इज कि अगर आप मुझसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे ना, अभी वैसे तो विल डील द सेम इन केमिकल बॉन्डिंग, एक A2 टाइप मॉलिक्यूल है, एक AB टाइप मॉलिक्यूल है, राइट? अब ये जब 2 तरह के मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरसेक्शन वगैरह, ऑल दोस थिंग्स आर फाइन। यहाँ पे ये टचिंग स्फीयर्स हुआ करते थे, जस्ट टू रिमाइंड, राइट? और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स हुआ करते थे। बट इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही पूछ लेता हूं, तो इसका आंसर आएगा कांट से, बिकॉज बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजरली डिपेंड्स कि किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब द पॉइंट इज कि A2 और AB में यू विल एग्री, A2 में तो बिल्कुल सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स इंटरसेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों ही है ना, राइट? और AB के अंदर एक A और एक B है, तो डिसिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। एग्री विद दिस? अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पे डिपेंड करेगी, सी वी आर प्राइमरीली स्टिल एज ऑफ नाउ confined into, मैं लास्ट टाइम में आपको बताया था, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट एट द एंड ऑफ द डे कोवेलेंट बॉन्ड। बातचीत तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही कर रहे हैं ना हम लोग। फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड ओनली ना, एग्री विद दिस, राइट?
तो जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट वुड बी फर्स्ट डिपेंडेंट अपॉन ओवरलैप, और वो तो सेकंड वेक्टर होगा, मतलब वो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिट्रैक्शन है ड्यू टू पोलैरिटी, व्हेन आई टॉक अबाउट द टोटल बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है ना फाइनली, तो मेजर फैक्टर वुड बी ओवरलैपिंग, बाकी तो थोड़ी बहुत पोलैरिटी आ रही है, दैट इज फाइन, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो मतलब अगर आप कहोगे तो ये मेजरली डोमिनेट करेगा टू टेक एनी काइंड ऑफ द डिसीजंस, राइट। अब जब ये मेजरली डोमिनेट करेगा तो जो ओवरलैप है वो तो डेफिनेटली A2 में AB से ज्यादा ही होगा, सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, राइट, कोई डिफरेंस ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ज्यादा आसानी से ओवरलैप करेंगे, ज्यादा एफिशिएंट ओवरलैप करेंगे बेसिकली, राइट, ज्यादा देन AB साइज डिफरेंस ही होगा, इस टाइप का होगा कि एक छोटा है दूसरा बड़े साइज का है, तो उतना एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं रह जाएगी ना दोनों के बीच में, राइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जब आप आओगे तो यहां पे ऑब्वियसली AB ग्रेटर देन A2 है, दिख रहा है साफ साफ, एग्रीड, राइट। अब नोट वोट जितना होता है कर लेना, बाकी सब तुम लोग समझ लो बेसिकली, ये सब जो भी स्लाइड्स हैं राकेश आपको मेल भी कर देगा, एक आध दिन में वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएंगे, राइट। दैट इज ओनली पर्पस ऑफ कीपिंग दिस प्रोजेक्टर की थोड़ा सा एफिशिएंसी और रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगी, तो वो नोट वोट करना है, जितना नोट कर सकते हो कर लो, बट ज्यादा फोकस अभी समझने पे करो, वो मिल जाएंगे आपको वापस से। तो AB इज ग्रेटर देन A2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के केस में, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। अब द पॉइंट इज कि इसको देखने से ऐसा लगता है मैंने ही से कि 1 पे वो ओवरलैप है तो फिर A2 की ज्यादा होनी चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऐसा भी नहीं है, मतलब बेसिकली द पॉइंट इज कि आई कांट से कि अब इन दोनों में से किसकी वजह से कितना वेरिएशन आएगा, बिकॉज अब यहाँ पे A2 ग्रेटर देन AB ये ठीक है, बट अब A2 इज हाउ मच ग्रेटर देन AB ये तो नहीं पता है ना, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है A2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू AB, उस केस में हो सकता है AB आगे चला जाए, अगर फर्स्ट वाले में A2 इज क्वाइट ग्रेटर देन AB तो फर्स्ट वाला आगे चला जाएगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो जब होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर को देखते हैं तो डायरेक्टली कंपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है उनको, क्योंकि दो अलग अलग केसेस हो गए हैं वो तो ओवरलैपिंग के भी दो अलग अलग केसेस हैं, पोलैरिटी के भी दो अलग अलग केसेस हैं, बात समझ में आई, राइट। तो इसीलिए दिया था कि उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना इट्स नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकलिटी, क्लियर है, राइट। तो इंटरसेक्ट करते हैं तो इससे हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि AB की बॉन्ड स्ट्रेंथ A2 से ज्यादा है, राइट। उसको देखने से ऐसा लगता है कि AB की बॉन्ड स्ट्रेंथ A2 से रिलेटिवली ज्यादा है, राइट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मतलब ज्यादा भी हो सकती है और रिलेटिवली कम भी हो सकती है, बात समझ में आई आप सभी को, क्लियर। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि बेसिकली आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। बॉन्ड स्ट्रेंथ है टोटल फोर्सेस तो आगे बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, अब प्रिंसिपली जब हम कोवेलेंट बॉन्ड में बात कर रहे हैं देन इट इज डिपेंडेंट अपॉन ओवरलैप, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग ही है ना, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी लेवल पे मुझे डिफाइन करना है, राइट। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग के ये मतलब यहाँ पे आ जाती है, इस साइड में ले जाता हूँ चलो मैं, जैसे ओवरलैप है, अभी आगे जाकर के बॉन्डिंग में पढ़ोगे ओवरलैप किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ओवरलैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ, बहुत सिंपल भी है, सिमिलर एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ज्यादा अच्छे से ओवरलैप करेंगे rather than कि एक 10 जूल की एनर्जी का ऑर्बिटल आ रहा हो और एक 50 जूल की एनर्जी का ऑर्बिटल आ रहा हो, एग्रीड विद दिस, राइट। फिर सिमिलर साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लॉजिक समझ में आ रहा है आप सभी को, राइट। तो द पॉइंट इज कि A2 और AB में से ज्यादा अच्छा ओवरलैप किस में होगा, A2 में होगा ना, राइट। अरे ऐसे देखो ना, हाइड्रोजन आइटम इतना छोटा सा है, आयोडीन मॉलिक्यूल एक लार्ज फुटबॉल के साइज का, अब इन दोनों को अगर ओवरलैप करवाएंगे तो बहुत ही खराब ओवरलैपिंग होगी ना, नहीं पता है वो, मैं वही चीज आपसे कह रहा हूं कि दैट इज द पॉइंट कि अब वो ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा अच्छी है कितनी खराब होगी ये भी नहीं पता। A2 ग्रेटर, देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बात करता है। A2 ग्रेटर देन AB तो इस तरीके से आया कि जैसे A2 है,
A2 के अंदर यू आर श्योर, ये देखो नीचे बना देता हूं मैं इसको, यू आर वेरी श्योर इन केस ऑफ A2 कि इसी तरीके की सिचुएशन होगी, दोनों सेम साइज के सेम एनर्जी के ही होंगे। अब आप देखो जो AB है, अगर वो इस टाइप की सिचुएशन है तो देयर इज ऑलमोस्ट नो ओवरलैपिंग ना। अगर साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस है तो ये जो मैंने राइट साइड में बनाया है इसके अंदर तो ओवरलैपिंग का एज सच कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। वो तो हम लोग के अंदर एस ऑर्बिटल लगा ओवरलैप कर रहा है, पी ऑर्बिटल ओवरलैप, उसमें मैं तो साइज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, कोई भी ओवरलैप कर रहा है विच एवर इट में भी। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर साइज में इतना डिफरेंस है देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओवरलैप। डू यू एग्री विद दिस? राइट है ना। और ये चीज AB में ही हो सकती है, ये चीज A2 में नहीं हो सकती है। एग्री विद दिस आल्सो? AB और उनका रिलेटिव इतना फर्क नहीं है साइज में, तो फिर तो उनके अंदर के जो एक मिनट, साइज में इतना फर्क नहीं है बट कुछ फर्क है, वो है, पर देन हाँ। अल्टीमेटली तो वो कौन सा ऑर्बिटल्स कंबाइन होने उसमें फर्क बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा उस चीज से। मैं यही चीज बता रहा हूं आपको। द पॉइंट इज व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द रिलेटिव कंपैरिजन, कौन से ऑर्बिटल तो स्टेप 2 आती है। डू नॉट स्केप आउट फ्रॉम स्टेप 1, उस पर बिल्कुल भी गन मत करो। स्टेप 1 तो ये है कि सेम एनर्जी है, सेम साइज के हैं या नहीं है। उसके बाद आगे की बात आएगी। यहां पे आप मेरे को कह सकते हो कि सर ये वाला जो ओवरलैप है और इसके नीचे आप एक ये ओवरलैप बना दीजिए, तो आप कह सकते हो कि सर ऊपर वाला शायद थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो आप कह रहे हो ये वाली चीज है जो मैंने आप लेफ्ट में बनाई है, बट ये स्टेप 2 है। अभी पहले हम ये तो देखें कि सेम साइज या सेम एनर्जी के हैं या अलग अलग है, देन आएगा कि विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल। राइट? तो ये AB वाले के अंदर तो ओवरलैपिंग तो हमेशा ही खराब ही होगी A2 के रेस्पेक्ट में। डिसिमिलर एनर्जी, डिसिमिलर साइजेस दिए हुए हैं। बात समझ में आई आपको? क्लियर? राइट है ना। तो अब इस वजह से वो AB के अंदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो फैक्टर है वो AB को सपोर्ट कर रहा होता है, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। बट स्टिल द सेफर साइड इज कि मतलब कुछ कह नहीं सकते कि अब किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैं कैसे बताया जाएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में सभी को, राइट है ना। अच्छा, अब देखिए आगे। तो You said variation of atomic size in periodic. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, तो अब वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक वेरिएशन, तो इससे पहले देखते हैं लेफ्ट टू राइट। अब देखो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे क्या होगा। लेफ्ट टू राइट मैंने आपको जेड इफेक्टिव का वेरिएशन बताया था। क्या बताया था जेड इफेक्टिव का? इंक्रीज होता है ना, राइट। तो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब मैं रेड कलर से ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एन तो सेम है ना, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है शेल का, एग्री। तो एन अगर सेम है तो रेडियस फिर डिक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो लेफ्ट टू राइट रेगुलर वेरिएशन हो गया, आगे रेडियस डिक्रीज होती है। परफेक्ट। इसी तरह से आप टॉप टू बॉटम आ जाइए, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? जेड इफेक्टिव नहीं, जेड इफेक्टिव नहीं, पहली चीज तो एन सीधे ही एन बढ़ जाएगा तो फिर साइज बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो एग्री विद दिस। तो ये तो हो गया अपना रेगुलर वेरिएशन। अब इसके अंदर एक दो इरेगुलरिटीज हैं, उसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। फ्यू इरेगुलरिटीज, फाइन। तो ये जो कुछ इरेगुलरिटीज है उसमें फर्स्ट इरेगुलरिटी तो आती है रेडियस ऑफ नियॉन इज क्वाइट ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ फ्लोरीन, या फिर रेडियस ऑफ ऑर्गन इज क्वाइट ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ Cl। रीजन? अब तुम लोग नोट वोट करने में इतना क्यों लगे जाते हो यार? समझा करो पहले सब्जेक्ट को। ये सभी चीजें लगाए तो मिल जाएगा ना आपको, बल्कि घर पे जाकर के दोबारा से रिव्यू करना ना उसको, नहीं कि घर पे जाकर रिव्यू तो करना ही है।
उसके बिना तो वैसे भी काम नहीं चलेगा। घर पे जाके नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, कितना भी यहाँ पे नोट कर ले अच्छे से पढ़ लो। तो पहले यहाँ पे समझा करो, फिर नोट वोट तो हो ही जाएगा। ये सब इसीलिए किया है, आपको मेल पे भी आ जाएगा और वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएंगे, राइट। तो शाम तक जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो एक बार उनको प्रॉपरली देख कर आराम से बैठ के नोट करो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, राइट। क्योंकि जल्दबाजी में भी नोट करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो वही नोट्स ही तो काम में आएंगे आपके लॉन्ग टर्म में रिवाइज करने के लिए। हाँ, तो नियॉन ऑफ फ्लोरीन, ऐसा क्यों? ये जो अभी लिखा हुआ है मैंने, यस, हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, इफेक्टिवली मैंने ये लिखा हुआ है कि आर वैन डर वाल्स इज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट। अब इसके अंदर एक काम की चीज ये है कि सपोज इफ आई गिव यू एज अ क्वेश्चन कि कंपेयर आर कोवेलेंट नियॉन वर्सेस आर कोवेलेंट फ्लोरीन, अब क्या होगा? ये सब मेल हो जाएंगे और डाउनलोड कर लोगे ना आप लोग, मेल से डाउनलोड कर लो, सबके पास ईमेल सबके पास है ना। हाँ, तो मैंने इसीलिए करवा दिया कि आराम से डाउनलोड करके दोबारा देखो, क्योंकि नोट करते हुए वैसे भी जितना मल्टी कलर्ड हम लोग देखते हैं उतना तो पेन प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल नहीं हो पाता है आप लोगों के लिए, राइट। और वो उसकी यूटिलिटी है ना, क्योंकि वो अलग अलग कलर से दिखाई देता है किस चीज का क्या डोमिनेंस है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, राइट। तो वो डाउनलोड जरूर कर लिया करो, डेली शाम को देखा करो उसे। हाँ, तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट क्लास में आराम से प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट करके लेके आया करो, क्योंकि शाम को देख करके समझोगे फिर नोट करोगे तो एक्चुअली प्रॉपरली कमांड आएगा। कोई डाउट वाउट होता है तो वहीं पे पास में लिख लिया करो, फिर क्लास में आकर के डाउट पूछा करो। तो पैटर्न ऑफ स्टडी केवल और केवल यही है, उसी से सक्सेस मिलती है, बाकी सारे पैटर्न बिल्कुल बेकार है। यहाँ से जाके दोबारा पढ़ना है, प्रॉपरली अच्छे से उसको देखना है, तब आपका फिर ढंग से कमांड आ जाएगा उसके ऊपर, राइट। हाँ, तो हाँ, इसका क्या होगा आंसर? बोलो। Probably neon का सब orbitals में full होता है electron, so the last orbital doesn't have that much attractive force towards the nucleus as fluorine has. Fluorine has like one less, so वो complete नहीं होता shell। देखो, पहले तो इस बात को समझो कि the most important thing is we must not apply any random factor anywhere. The reason is कि वो बहुत ज्यादा confusion create करेगा आपके दिमाग में। When it is something like कि जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, राइट ना। हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं उसको हमें अप्लाई करना है, उसमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं, क्या डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं, और उसी को हमें आगे अप्लाई करना है। देयर कैन बी लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, तो बहुत ही रैंडमनेस क्रिएट हो जाती है। तो व्हेन वी आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, उसका बैकग्राउंड थ्योरी में हमने जो कुछ पढ़ा है वी हैव टू अप्लाई दैट ओनली। तो उसके हिसाब से तो नियॉन इज लेस देन फ्लोरीन, रेगुलर ऑर्डर, सिंपल सी चीज है, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होती है। जब उसने यहाँ पे दे दिया ना, देखो व्हेन इट हैज ऑलरेडी टोल्ड मी, आप इस बात को समझिए कि अगर वो खुद ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ये चीज दे रहा है कि आर कोवेलेंट नियॉन, व्हेन इट इज टॉकिंग टू मी अबाउट दिस, जब ये इस बारे में बात कर रहा है कि आर कोवेलेंट नियॉन, तो उसने एक तरीके से बता दिया कि इट इज फोर्सफुली टेलिंग मी कि अज्यूम दैट नियॉन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट द कोवेलेंट रेडियस। इसका, इस वर्ड का मीनिंग यही तो है, राइट ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, एग्री विद दिस। तो जब उसने ये कह ही दिया, तब ये तो मुझे वैसे भी अज्यूम करना है, तो फिर तो कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट हो गई, तो जो रेगुलर ऑर्डर है कोवेलेंट के लिए है ना, तो उसको अप्लाई कर दूंगा मैं, जेड इफेक्टिव के हिसाब से लिख दिया मैंने। ये रेगुलर ऑर्डर क्या है, जेड इफेक्टिव ही तो है, दे करके यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट जेड इफेक्टिव। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? बात समझना है, तो उस केस में अपना रेगुलर ऑर्डर आ जाएगा। बोलो बोलो, कोई डाउट? अगर हम लोग कोवेलेंट के बदले वैन डर वाल्स रेडियस भी लेते हैं तो भी नहीं ले सकते ना। वैन डर वाल्स रेडियस बहुत ही अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है, लास्ट टाइम में मैंने बताया था क्लास में, जिससे एक्यूरेसी नहीं आएगी उस रिजल्ट को मैं तब तक यूज नहीं करना चाहूंगा जब तक और कोई चॉइस नहीं बचे। सिंपल सी चीज है, राइट। एग्री विद दिस? अच्छा, तो एक इरेगुलरिटी तो ये हो गई।
Second irregularity. Second irregularity was d atomic orbital and f atomic orbital contraction. D atomic orbital and f atomic orbital contraction. D atomic orbital and f atomic orbital contraction. Fine. अब ये जो d atomic orbital and f atomic orbital contraction, इसका क्या मीनिंग है? ये जो f atomic orbital contraction वाला पार्ट है, this is also known as lengthenoid contraction. This is also known as lengthenoid contraction. इसी को हम लोग lengthenoid contraction भी कहते हैं. अब देखिए क्या चीज है. बेसिकली थोड़ा सा d orbital contraction को समझते हैं. First I am taking d atomic orbital contraction. First is d atomic orbital contraction. तो ये जो d atomic orbital contraction है, इसमें पहली चीज तो इट इज ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम. पहले तो पीरियोडिक टेबल में कहां पे इसको हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहली चीज तो केवल एल्यूमिनियम से गैलियम पे अप्लाई होता है और कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता. अब ये क्या होता है, तो देखिए ये होता है कि देखिए बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम से जस्ट पहले यहां पे ओवर हियर वी आर हैविंग 3D ट्रांजिशन सीरीज. यहां पे 3D ट्रांजिशन सीरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है. गैलियम से जस्ट पहले इंट्रोड्यूस होती है फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक. तो यह फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक होता है पहली बार जब ये 3D ट्रांजिशन सीरीज यहां पे इंट्रोड्यूस होती है. अब देखिए दो चीजें हैं मेरे सामने. पहली चीज तो टॉप टू बॉटम जब मैं आता हूं तो साइज का क्या होता है, बढ़ता है घटता है? बढ़ता है ना. एक तो ये हो गया. सेकंड टॉप टू बॉटम एक तो साइज बढ़ेगा, परफेक्ट. और दूसरा है पुअर सिग्मा ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. डीआरएफ का पुअर सिग्मा था ना, तो पुअर सिग्मा ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से सिग्मा कम होगा. तो सिग्मा अगर कम होगा तो जेड स्टार बढ़ जाएगा. जेड स्टार जेड इफेक्टिव एक ही चीज है, बढ़ जाएगा ना. जेड स्टार जेड माइनस सिग्मा ना, तो जेड स्टार बढ़ जाएगा. तो अगर जेड स्टार बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम होनी चाहिए, राइट. अब बस एटॉमिक साइज में जब एल्यूमिनियम गैलियम की हम बात कर रहे होते हैं तो इवेंचुअली 50% ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, 50% ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है. And by virtue of this, our aluminium becomes nearly equal to our gallium. कंपनसेट कर देते हैं दोनों एक दूसरे को. 50% कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं ना. पहले तो हमारे रेगुलर ऑर्डर में तो एक ही चीज हुआ करती थी, अब या तो एक और चीज आकर के ऐड हो गई. और कंट्रीब्यूशन में एज अ फैक्ट आपको बता रहा हूँ दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट. तो मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे, इन दैट केस इसकी वजह से कंपनसेट ईच अदर, एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे ना. एग्री विद दिस, राइट. और एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे तो इवेंचुअली रेडियस इक्वल हो जाएगी. तो इसीलिए इसको हम डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कि वो अगर ये नहीं होता, मान लो पुअर सिग्मा ऑफ डी नहीं होता तो रेडियस बढ़ती ना. एल्यूमिनियम से गैलियम पे आते आते साइज इंक्रीज होता ना, राइट. और अब ये पुअर सिग्मा ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से वो जो साइज इंक्रीज होना था वो नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, उतना ही रह गया. तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन. बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर, राइट.
है ना। चलो तो 2 मिनट थॉट दो, जो कुछ हमने बताया उसके ऊपर कोई डाउट होगा तो फिर बात करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। एल्यूमिनियम टू गैलियम में ही क्यों कंसीडर किया? क्योंकि गैलियम के पहले फर्स्ट टाइम गैलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 3D सीरीज, दैट्स व्हाई। So after gallium, as we go down the group, it will again बाकी सब रेगुलर ऑर्डर है। regular order. हाँ बिल्कुल मतलब बस उधर ही वेरिएशन बिल्कुल, क्योंकि उसके जस्ट पहले ही तो 3D सीरीज का इंट्रोडक्शन हुआ है। एग्री विद दिस, राइट? इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो एफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं इसको? हाँ बता याद करो, मैं तो कान से सुनता हूं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं? एफ ब्लॉक सीरीज ही है ना, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज, इसलिए, राइट? तो अब एटॉमिक, पहली चीज तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पे एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल ऑल अक्रॉस, बस इतना ही लिख रहा हूं, उससे याद रहेगा आपको। ऑल अक्रॉस मतलब देखो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, इसके कुछ कंक्लूजन बताता हूं तो मैं उससे क्लैरिटी आ जाएगी। R4D इज नियरली इक्वल टू R5D, ये समझ में आया? जो 4D, व्हेन आई राइट दिस, मैंने कोई एक एलिमेंट नहीं लिखा, पूरी पूरी सीरीज लिख दी है। पूरी 4D सीरीज का साइज पूरी 5D सीरीज के बराबर होगा। एफ लॉग तो 4D से 5D पे जब आएंगे, 4D कौन से पीरियड में? फिफ्थ पीरियड में है ना, 4D इज इन फिफ्थ पीरियड, तो फिफ्थ पीरियड से सिक्स्थ पीरियड में जब हम जाता है तब एफ लॉग का इंट्रोडक्शन होता है। अग्रीड विद दिस, राइट? तो मैंने लिखा है कि पूरी 4D सीरीज का साइज पूरी 5, मतलब ऑब्वियसली रेस्पेक्टिव ग्रुप में बात कर रहा हूं मैं, राइट? मतलब needless to mention कि in respective groups, बट ऊपर वाले एलिमेंट का नीचे वाले एलिमेंट का साइज बराबर हो जाएगा। नहीं सेम रीजन, अभी जो डी में देखा था एफ का भी पूरा कितना होता है, राइट? बट एप्लीकेबिलिटी बहुत वाइड हो गई है उसकी। वहां पे केवल एल्यूमिनियम से गैलियम पे एप्लीकेबल था, यहाँ पे 4D और 5D सीरीज के सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हो गया वो। एंड इवन नॉट ओनली 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स पे, उसके आगे भी एप्लीकेबल है। मतलब जैसे ये है ना, बोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम Tl, तो R इंडियम ऑल्सो बिकम्स नियरली इक्वल टू R Tl। वही तो करिए, तो यहाँ पे 3D सीरीज आती है, यहाँ पे 4D सीरीज होती है, ये 5D सीरीज है, मतलब इसके पहले। अग्रीड? तो इवन एप्लीकेबल फॉर द लास्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, इंडियम थैलियम बराबर हो जाते हैं, SN और PB भी बराबर हो जाते हैं, एंड सो ऑन। बात हो गई आपको? हाँ एक्सप्लेन करेंगे ना, अभी थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए तो वो, है ना, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं हम लोग। तुम लोग डाइजेस्ट करो, हम मेरा वाटर बॉटल का इंतजाम करके आते हैं। गुड आइडिया ना, तब तक डाइजेस्ट भी हो जाएगा सब लोगों को। Thank you.
हाँ भाई, वाटर बॉटल मिल गई तुम्हें, तो डाइजेस्ट हो गया होगा अभी तक ये। So aluminum to gallium means both the parents are included. All the elements in both the parents. देखो सर ये पूरा वापस समझो। हाँ, पूरा वापस समझाते हैं ये बात ठीक है। देखिए, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया ना, उसमें किसी को कोई डाउट? इसके पहले जो पढ़ा था डी एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, वो क्लियर है एवरीबॉडी? उसमें हमने सिंपल चीज की थी कि वो दो फैक्टर है, रेगुलर ऑर्डर से तो इंक्रीज कर रहा है और पुअर सिग्मा की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, और दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। Sir, so that is happening. That variation is happening only with aluminum and gallium, or it will. एक मिनट रुको यार, पहले उसके अंदर कोई डाउट है जो हमने एक्सप्लेन किया, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में इवेंचुअली वी डिड कि टॉप टू बॉटम रिलेटिवली इंक्रीज होना चाहिए था, और पुअर सिग्मा की वजह से डिक्रीज हुआ, तो कंपनसेट होकर के बराबर ही रह गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। एंड आई टोल्ड यू कि उसकी एप्लीकेबिलिटी इज ऑन एल्यूमिनियम टू गैलियम ओनली, मतलब बस दो एलिमेंट के लिए, और कहीं पे भी नहीं है। व्हेन आई केम टू एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, So लेकिन वो aluminum and gallium के अलावा किसमें? वेट, व्हेन आई केम टू एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, तो रीजन तो वही सिमिलर है बेसिकली, कि वही टॉप टू बॉटम आएंगे तो बढ़ना चाहिए, फिर एफ के पुअर सिग्मा की वजह से कम होना चाहिए, तो वही दोनों एक दूसरे को फैक्टर्स कंपनसेट कर देंगे। देन आई स्टार्टेड टेलिंग यू अबाउट कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, इस बात को समझो। देखो, कहीं तो पीरियोडिक टेबल होगी ना, उसमें तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो कुछ एलिमेंट्स ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ ना, तो उतना अच्छे से आप लोगों को शायद क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रहा है। पीरियोडिक टेबल में दिखा देता है, उसके अंदर वो मिल जाएगा ज्यादा आसानी से। हाँ, ये है ना, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है। हाँ, तो अब इसके अंदर बेसिकली जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, तो मैं आपको ये बता था कि जैसे ये एल्यूमिनियम और ये गैलियम है, ये दो हैं यहाँ पे, राइट? एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एक सेकंड मनोज सर, लेक्चर में आई कांट टॉक टू यू, राकेश वगैरह को दे दो जो मैसेज देना है। हाँ हाँ, तो देखिए काम की बात, देखिए टाइम मत वेस्ट कीजिए। अब मैं आपको बता था कि जैसे एल्यूमिनियम है और ये गैलियम है, राइट? तो एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर तो एप्लीकेबिलिटी है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन वाले इफेक्ट की। उसके बाद मैंने स्टार्टेड टेलिंग यू कि एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, राइट? व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग यू कि एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का होगा, तो Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, Assalamualaikum ओपन कर लेता हूँ। हाँ, salam hai saudara, अभी ठीक है। semoga Allah merahmatimu. अब देखिए, Salam wahai semua, तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू कि jadi ये जो पार्ट है एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम से गैलियम पर जब हम आते हैं, ये तो हुआ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, राइट? दिस इज व्हाट डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। देन आई स्टार्टेड टेलिंग यू कि जो एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन है, क्यों मिल रहा है, मतलब समझ में नहीं आएगा, यही बात है ना। बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ, आगे देखिए काम की चीज। तो जब एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, देन आई टोल्ड कि
इसमें ये वाली जो सीरीज है सबसे पहले वो 3D है, उसके बाद है 4D और देन 5D। देन आई टोल्ड कि भाई अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पे होगी, ये तो समझ में आ गया कि वो साइज सेम हो जाएंगे, किस किस के। देन आई स्टार्टेड टेलिंग यू नायोबियम, टैंटलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्टेनियम, RuOS, RH, इन सबके साइज सेम होंगे। मतलब इसकी मैंने वही तो लिखा था एप्लीकेबिलिटी ऑल अक्रॉस, राइट, क्योंकि एवलॉक तो यहां से इंट्रोड्यूस हो गया ना, एरिया तो होगा निफ्टी 70 71 नीचे आ गया ना, तो इसके जैसे ही एवलॉक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया तो जर्कोनियम, हॉफनियम, नायोबियम, टैंटलम एंड सो ऑन सबके साइज बराबर होने शुरू हो जाएंगे। देन आई टोल्ड कि दिस इज आल्सो एप्लीकेबल इवन इन पी ब्लॉक, मतलब इंडियम थैलियम का भी साइज बराबर होगा, SNPB का भी बराबर होगा, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलियम, पोलियम सबके साइज बराबर होंगे। Because they are there. हाँ, मतलब रीजन तो वो मैं पहले एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ ना, वही सेम रीजन है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि उस वो जो पर्टिकुलर फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है और कहाँ कहाँ पे है। जैसे हम लोग पेयरिंग कर रहे थे एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थाइलियम, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक रुक जाओ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझो, एल्यूमिनियम गैलियम आपने अभी सेपरेटली पढ़ा और इंडियम थैलियम आपने बिल्कुल सेपरेटली पढ़ा है। सबसे पहले ये चीज क्लियर करो, बात समझ में आई? दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। पर अल्टीमेटली तो वो फैक्टर पूरे पीरियड टेबल में एग्जिस्ट करेगा ही ना कि जेड इफेक्टिव हो जाएगा। कौन सा फैक्टर बोलिए, जिसके बेसिस पे हमने बोला कि एल्यूमिनियम और गैलियम का जिसको बात करनी है इमीडिएटली क्लास के बाद रही है, दोबारा ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में। यहाँ पे जो चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, पूरे इंडिया में पूरा पता करके देखिएगा, लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे चीजें। आने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास में, अगर कभी डिस्कशन के टाइम पे कोई भी आदमी बात कर रहा है तो बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा। हाँ बोलिए, जैसे हम लोग जिस फैक्टर से हम लोग बोल रहे हैं हाँ। कि एल्यूमिनियम और गैलियम विच फैक्टर बोलो ना, अभी अपने आप ही क्लियर होगा। इंक्रीज हो रहा है और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है। हाँ नहीं, लेकिन किसका, एक तो आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा डी ऑर्बिटल का और एक पढ़ा एफ ऑर्बिटल का। अब ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों को मैं एक साथ कभी भी नहीं लूंगा, बिकॉज दीज आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स। पुअर सिग्मा ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल एंड पुअर सिग्मा ऑफ एफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दीज टू आर इंडिपेंडेंट थिंग्स एंड दीज टू आर इंडिपेंडेंट थिंग्स बिकॉज दोनों की इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है ना। तो ये पुअर सिग्मा ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इज एप्लीकेबल, उसका जो इफेक्ट है, एप्लीकेबल मींस कि जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा उसकी एप्लीकेबिलिटी केवल एल्यूमिनियम गैलियम पे है। एफ की वजह से तो ऑल अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल है, राइट। तो इसलिए मैं तो अलग अलग बात कर रहा हूं उनके बारे में। दिस फैक्ट 1, फैक्ट 2 एंड इंटेंसिटी बहुत अलग अलग है, और होनी भी चाहिए ना। एफ एटॉमिक ऑर्बिटल की तो शेप ही डिफाइंड नहीं है, इतना ज्यादा डिस्पर्स्ड होता है, तो उसका सिग्मा तो डी से भी काफी ज्यादा पुअर हो गई ना। अग्री? हाँ, और किसी को कोई डाउट? क्लियर, राइट। चलो तो आगे बातचीत करते हैं आपस से। तो दिस वी आर बेसिकली डीलिंग विद, और रीजन तो इसका भी वही है, सेम रीजन एज दैट ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मतलब वही होगा कि टॉप टू बॉटम आर बढ़ेगा और पुअर सिग्मा ऑफ एफ, और एफ का अगर पुअर सिग्मा होगा यहाँ पे तो सिग्मा बढ़ेगा, जेड स्टार सिग्मा डिक्रीज होगा, जेड स्टार बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एंड देन इवेंचुअली क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगी। और वही एक सेकंड मैजेंटा कलर में लिख देता हूं, दिस इज अगेन 50% एंड दिस इज अगेन 50%, राइट। और इन्हीं का कंक्लूजन है, आप कोई भी ले लो, ये सब जो भी कंक्लूजन है। हाँ अब बोलिए। So these 6th, 7th and 6th periods also have the F block, orbital. किधर लिखते हैं, बोलो। The 7th and 6th. So in that also does this contraction hold good? हाँ होता है, लेकिन वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती उनके बारे में बात करने की। हाँ क्लियर, आगे बात करते हैं। तो ये दो इरेगुलरिटीज हैं, तो साइज में अब बेसिकली आई हैव टू जस्ट समराइज। तो हमने साइज के अंदर क्या क्या देखा फ्रॉम द स्टार्ट। साइज के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो हमने उसको डिफाइन किया था, फिर डिफाइन करने के बाद में हमने ऑल्टरनेट अप्रोचेस देखनी स्टार्ट की थी उसकी कैलकुलेशन की, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था हमें। फिर ऑल्टरनेट अप्रोचेस से हमने देखा कि 4 टाइप ऑफ रेडियस हैं, राइट, उनके बारे में पूरा डिस्कशन किया। देन वी वेंट अहेड विद पीरियोडिक वेरिएशन, राइट, और पीरियोडिक वेरिएशन में
कभी भी अगर हम देखेंगे तो दिस इज ऑलवेज ट्रू कि हमेशा दो चीजों के बारे में डेफिनेटली बातचीत होगी, एक तो रेगुलर ऑर्डर और दूसरा इरेगुलरिटीज, राइट? दीज ऑल थिंग्स वी हैव डन विद। परफेक्ट है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई साइज की। देन लेट्स टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड विद द आयनाइजेशन एनर्जी, काम करते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक तो इन पीरियोडिक टेबल लार्जेस्ट एटम, लार्जेस्ट कैटायन और लार्जेस्ट एनायन, ये कौन सा है? देन स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट कैटायन और स्मॉलेस्ट एनायन, ये कौन सा है? ये निकाल लो जरा फटाफट।